सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। पेपर हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर करवाते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को करने का क्या फ़ायदा, जब आप इतने बड़े लेवल की परीक्षा की क्वेश्चन को करते हो, ये अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हो तो जो लो लेवल के जो पेपर होते हैं, लो लेवल का मेरे कहने का मतलब है जो छोटे पेपर जो होते हैं उनकी तैयारी अपने आप हो जाती है। आज हमारा क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है, कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं और जो धूमकेतु होते हैं उनके बीच में क्या अंतर है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु धूल और बर्फ से बनी बड़ी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। धूमकेतु जो शब्द है वो क्या है, कोमेटा से आया, लेटिन शब्द कोमेटा से आया, जिसका अर्थ होता है, इनकी धूमकेतु कहाँ से आया, कोमेटा शब्द से। और कोमेटा क्या है, एक तरीके से लेटिन शब्द है कोमेटा, और कोमेटा का मतलब होता है लंबे बालों वाला। इसका मतलब क्या होता है, लंबे बालों वाला, लंबे बालों वाला। अब उसके बाद आप आगे देखिए, धूमकेतु देखे जाने का सबसे पहले ज्ञात रिकॉर्ड जो है 10 यानी कि 1059 में 1059 में ईसा पूर्व ज्योतिषी द्वारा बनाया गया था। तो देखिए आगे हम इसके देखते हैं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कहता है। ये यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया 2011 में कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं लघु चट्टानी घरिकाएं यानी कि प्लेनेटाइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुंज दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते। तो देखिए इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है वो गलत है, तो इसका आंसर है बी, 1 और 3। आइए जानते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने देख लिया कि आंसर क्या है, बी। अब देखते हैं, क्षुद्र ग्रह छोटे और चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि क्षुद्र ग्रहों की तरह हालांकि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। हमारे सौरमंडल में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उनमें से अधिकांश मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का क्षेत्र में पाए जाते हैं। धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय यानी कि स्नोबॉल हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब धूमकेतु की कक्षा इसे सूर्य के करीब लाती है, यानी कि जब धूमकेतु की जो कक्षा है वो उसको सूर्य के करीब लाती है तो ये गर्म हो जाता है तथा अधिकांश ग्रहों की तुलना में बड़े चमकदार धूल और गैस निकलती है इससे, जो एक पूंछ बनाती है। तो आपने देख लिया कि धूमकेतु की क्या एक पूंछ भी होती है। जब ये सूर्य के पास जाते हैं तो वहां से क्या होता है, एक तरीके से इनमें से चमक धूल और गैस निकलना शुरू हो जाती है, कोई पूंछ से बनाते हैं तथा सूर्य की लाखों मील दूर तक फैली होती है। इसको हम बोलते हैं धूमकेतु। फिर उसके बाद देखिए, कुइपर बेल्ट और उससे भी अधिक दूर ऊर्ट क्लाउड में सूर्य की परिक्रमा करने वाले अरबों धूमकेतु को होने की संभावना। इस कारण से जो आप देखोगे, जो ये बी पॉइंट क्या है वो गलत है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन कि समावेशी शासन क्या है। समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं इनक्लूसिव, जो एक तरीके से शासन सबको साथ में लेकर चलने वाला। तो वो क्या है, फर्स्ट है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बैंकिंग सेवाओं। देखिए आपको ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको बता रहा है यहाँ पर कि जो समावेशी शासन के अंग कौन कौन से। फिर इन्होंने बता दिया एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है। ये गलत है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, ये भी समावेशी का एक पार्ट हो सकता है शासन का। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, ये भी समावेशी शासन का पार्ट हो सकता है। मध्यमा भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, तो ये भी क्या है, इसका पार्ट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अब देखिए आंसर क्या है आपका सी। शासन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें अधिक लोगों और हितधारकों को शामिल किया जाता है। समावेशी शासन नागरिकों की भागीदारी के मध्य से समग्र स्वीकृति का पक्षधर है जो नीतियों के कार्यान्वयन को आसान बनाता है। जिला योजना की स्थापना से अपने क्षेत्र की विकास योजना में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, यानी कि जो जिला योजना समिति की अगर मतलब एक तरीके से स्थापना की जाएगी तो इसमें क्षेत्र का विकास होगा जहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। साथ ही
भी इससे समावेशी शासन यानी कि सबको एक साथ ले चलने वाला शासन में भी मदद मिलेगी। उसकी बात है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ह्यूमन जो कैपिटल है उसमें वृद्धि होगी। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? मानव होता है, यानी कि एक पूंजी। पूंजी कब बनोगे आप? जब आपकी हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें अच्छी होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप समावेशी विकास होगा। फिर कि मध्यम आहार भोजन योजना के सुदृढ़ होने से नामांकन अनुपात के साथ साथ बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि होगी। यह है एनरोलमेंट रेशो, जो कि स्कूल में जब आपका नाम लिखवाया जाता है तो वो करें कि अगर बच्चों को स्कूल में अच्छा भोजन मिलता रहेगा तो एक अच्छे पोषण का, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाएंगे और जिससे बच्चों का समग्र इनकी ऑल ओवर चहुमुखी डेवलपमेंट होगा, चहुमुखी विकास होगा। अब हम बात करते हैं जो मध्यम आहार भोजन है, ये मिड डे मील है। मिड डे मील की जो योजना स्टार्ट की गई थी वो 1995 में स्टार्ट की गई थी और इसमें क्या है, 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 साल से यानी कि 14 साल के या फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर काउंट होते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो ये योजना वो आती है शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत ये योजना आती है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर क्या होता है, जो मेल और फीमेल के बीच का जो गैप होता है, वो कह रहे हैं कि ये जो गैप की इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो विचार कीजिए इनकी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन है कि जो एड्रियाटिक सागर है वो उसका क्या सीमावर्ती देश है? अल्बानिया। ठीक है, काला सागर जो है क्या उसका जो सीमावर्ती देश है वो क्या है? क्रोएशिया। कैस्पियन सागर जो है क्या उसका कजाकिस्तान है? तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि ये सागर है, इस साइड की सी है और सी के साथ में वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि कौन सा किसके साथ मैच करता है या नहीं। तो देखिए इसका आंसर है बी। और आप देखिए बी का क्या मतलब है कि एड्रियाटिक सागर जो है वो किसके साथ कौन से देश के साथ लगा हुआ है? अल्बानिया के साथ। दूसरा है इसका 3, यानी कि जो काला सागर है वो क्रोएशिया के को टच नहीं करता। जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन जो सागर है वो क्या कजाकिस्तान को टच करता है। फिर उसके बाद आप देखोगे भूमध्य सागर मोरक्को को टच करता है। लाल सागर जो है वो सीरिया को टच नहीं करता। अब देख लेते हैं इसका कि जो ब्लैक सी है, अगर आप ब्लैक सी की बात करोगे तो ब्लैक सी को अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर मैंने जो आपको शेयर किया हुआ है, तो काला सागर जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम में, उत्तर और उत्तर पश्चिम में किसको एक तरीके से टच करता है? यूक्रेन को, यूक्रेन इसके पास में लगता है। दूसरा पूर्व की अगर बात करते हो तो रूस को, रूस और जॉर्जिया को, तथा दक्षिण में अगर बात करते हो तो तुर्की को। उसके बाद पश्चिम में अगर बात करते हो तो बुल्गारिया और रोमानिया को। ये बुल्गारिया है और ये रोमानिया है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे क्या था, काला सागर को क्रोएशिया कहीं पर भी अपने टच करता नजर नहीं आया। अब इसके बाद देखिए तुर्की जो अवस्थित है, यानी कि तुर्की की बात करें कि तुर्की कहाँ पर है। एक तो तुर्की आपने देख लिया कि काला सागर एक मतलब इसको टच करता है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो तुर्की है वो भूमध्य सागर, यानी कि काला सागर और भूमध्य सागर के ये बीच में पड़ता है तुर्की, यानी कि जो तुर्की है वो अवस्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह के अगर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं और आप अच्छा एक तरीके से स्कोर करना चाहते हैं पेपर में, आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं